नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार की सियासत में बड़ा सवाल है कि अब तक नीतीश कुमार जो बीजेपी और साथ ही आरजेडी को अपनी उंगलियों पर नचाते थे, कभी आरजेडी के साथ बीजेपी के साथ खेल कर देते थे, तो कभी बीजेपी के साथ जाके आरजेडी के साथ खेल करते थे। क्या नीतीश कुमार के साथ बिहार की सियासत में आगे चलकर बड़ा खेल होने वाला है? क्या लालू प्रसाद यादव जब सिंगापुर से वापस बिहार आएंगे तब बिहार की सियासत में एक गेम चेंज होगा और तेजस्वी यादव क्या सीएम बन जाएंगे? इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जो लालू प्रसाद यादव के बयानात हैं, जो आरजेडी नेताओं की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं, उनको ध्यान में रखकर ये बात हम लोग कह रहे हैं। इसी पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चलिए सीधे चर्चा में जुड़ते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं अमिताभ भूषण, वरिष्ठ पत्रकार, चंदन सिंह, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा राजीव जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही राजनीतिक भी हैं। ऋषि मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि जी, आपका भी स्वागत है। तो बिल्कुल वेलकम ऑल, और बातचीत को चलिए आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बातचीत करते हैं अमिताभ जी से। अमिताभ जी, जब भी हमारी चर्चा होती थी तो आप इस बात पर अडिग रहते थे कि इस बार नीतीश कुमार के साथ खेल होगा, चाचा देखते रह जाएंगे और भतीजा पलटी मार लेगा। क्या कहेंगे? आप ही के मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? देखिए, राजनीति बचाए रखने के लिए तेजस्वी यादव और आरजेडी को नीतीश कुमार के बोझ से मुक्त होना ही पड़ेगा। अब ये बात के जरिए वो सत्ता का हस्तांतरण नीतीश कुमार कर दें। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर राजनीति में तो सब कुछ जायज है सुकन्या जी। तो तेजस्वी यादव को अपनी सियासत बचाए बनाए रखने के लिए और साथ में आरजेडी की सियासत बचाए बनाए रखने के लिए जितनी जल्दी हो सके नीतीश कुमार से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त की जो परिस्थिति है, चाचा ने कह दिया कि भतीजा 2025 में कमान संभाल लेंगे, लेकिन जिस दिशा में चाचा की पूरी राजनीति है उसमें तो भतीजा का बंटाधार कर देंगे। फिर तो 2025 में चाचा दूर भी हो गए तब भी तेजस्वी के लिए बहुत मुश्किल होगी, जिस दिशा में इस समय राज्य में सरकारें चल रही हैं और उसको लेकर जो धारणा बन रही है। तो उस स्थिति में तेजस्वी यादव को समय रहते निर्णय करना चाहिए। चाचा अच्छे से सत्ता का हस्तांतरण कर दे, बहुत बढ़िया। न करे तो फिर चचा को सम्मानजनक विदाई दे करके या उनसे दूरी बना करके जैसे भी हो तेजस्वी को तख्ता पलट करना ही चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे साथ राजीव जी भी बने हुए। राजीव जी, पूरे मामले पर अगर देखा जाए, समझा जाए, तो फिर जो अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो 17 साल की एंटी इनकम्बेंसी और 25 की अगर हम बात करें तो तकरीबन 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के साथ ट्रैवल करती है। उसका बोझ भला आरजेडी क्यों उठाए? क्या लग रहा है आपको? कुछ खेल होगा बिहार की सियासत में? क्योंकि अक्सर खरमास के बाद यानी 14 जनवरी के बाद बिहार की सियासत में खेल होता है। क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपके डिबेट में पहले से कह रहा हूँ कि कुढ़नी के बाद जो है बहुत सारे चेंजेस होंगे। और लालू यादव का देखिए, हमेशा जो है लालू यादव का हमेशा सपना रहा है कि तेजस्वी यादव को वो अपने बीमार रहते हैं, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, वो चाहते हैं कि अपने जीवन काल में वो तेजस्वी को सीएम किसी भी हालत में बनते हुए देखना चाहते हैं। और जहां तक देखिए नीतीश कुमार का टाइम है, अभी नीतीश कुमार सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं और भविष्य में जो है उनके खिलाफ इतना गुस्सा है। अभी आप देखिए शराबबंदी में जो है इतना खिलाफ लोगों का कितना गुस्सा है, उनकी जो बयानबाजी आ रही है, उनका जो गुस्सा है बिल्कुल बैलेंस नहीं है, जो लोगों में गुस्सा है। तो कहीं ना कहीं वो जो गुस्सा का नुकसान जो है वो आरजेडी साथ में, तो उसको नुकसान आरजेडी को भी होगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको सुकन्या एक उदाहरण देता हूँ। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार की पूरी पकड़ है, क्योंकि आप देखिए, मैं अभी कुछ दिन पहले डीजीपी, बिहार में नए डीजीपी का घोषणा हुआ, आरएस भट्टी। आरएस भट्टी, मैं बताऊं आपको, अंदर की बात बता रहा हूँ, आलोक राज जो है, आलोक राज का नाम चल रहा था, कई लोगों ने आलोक राज को बधाई भी दे दी, आलोक राज ने बधाई स्वीकार भी कर ली। लेकिन आपने देखिए किस तरह अचानक से आरएस भट्टी का नाम आया। ये वही आरएस भट्टी है जो आरजेडी के जो है राबड़ी देवी को 12 बजे रात में वो गाड़ी रोक लेते हैं और जो है वो 12 बजे रात में वो रोक लेते हैं। सिवान में शहाबुद्दीन जो लालू यादव के बहुत करीबी हैं, उनको वो गिरफ्तार कर लेते हैं। तो अचानक से तो ये कहना अभी फिलहाल के समय में कि नीतीश कुमार की पकड़ मजबूत हो गई है, ये बिल्कुल अभी तो ये बिल्कुल तर्कसंगत नहीं लगता है, क्योंकि आरएस भट्टी का आना इस बात का सबूत है। हाँ, लेकिन भविष्य में अगर आरजेडी ने छुटकारा नहीं पाया तो ये जो गुस्सा है एंटी इनकम्बेंसी का, वो आरजेडी को भुगतना पड़ेगा। सुकन्या। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ ऋषि मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। ऋषि जी,
क्या लग रहा है, ग्रेसफुल रिटायरमेंट की डिमांड रहती है नीतीश कुमार की और वो चाहते थे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनकर ग्रेसफुल रिटायरमेंट ले लिया जाए, वो नहीं हुआ तो चलिए उनकी इच्छा थी कि कम से कम नरेंद्र मोदी को चैलेंज करके ग्रेसफुल रिटायरमेंट मिल जाए। क्या लग रहा है, ग्रेसफुल रिटायरमेंट मिलेगा या फिर जो सरकार है थोड़े खेल होने के बाद जाएंगे, क्या लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नीतीश कुमार जिस प्रकार के जिस राजनीति के लिए जाने जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उतने अनमैच्योर होंगे कि उनको कोई इस प्रकार से रुखसत कर देगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि नीतीश कुमार 2024 से पहले कुछ संभावना ही नहीं है। 2025 चुनाव जो होंगे, हो सकता है जो नीतीश कुमार जी ने जो कहा है वो अपने बात पे स्टैंड करे। हालांकि राजनीति में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं कर सकता, लेकिन वर्तमान हालात में मुझे लग रहा है जिस प्रकार से नीतीश कुमार और बीजेपी का भी जो संबंध है उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि यदि कोई बड़ा डेवलपमेंट ना हो तो मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ने जा रहे हैं और तेजस्वी यादव अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। ये बिल्कुल अनमेच्योर बातें हैं जो मुझे लगता है कि पटना के राजनीति के लियारे में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। नीतीश कुमार जब ने खुद के 2025 का चुनाव जो है तेजस्वी यादव की लीडरशिप में लड़ा जाएगा, और तेजस्वी यादव भी कोई हड़बड़ी में नहीं है। आप देखिए कई राजनीतिक मूवमेंट को आप देखिए, उससे आप डिकोड करेंगे। सुधाकर सिंह को हटाना, सुधाकर सिंह किनके बेटे हैं? जगदानंद सिंह के बेटे हैं। जगदानंद सिंह लालू परिवार के सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट हैं। उनके बेटे को मंत्रिमंडल से हटा देना, एक सिर्फ नीतीश के इशारे पे। कुढ़नी सीट देख लीजिए, इनका अपना आरजेडी का सिटिंग सीट था, नीतीश के कहने पे लालू यादव ने वो सीट छोड़ दिया। तेजस्वी यादव का 3 में प्रचार करने जाना, यदि जिस प्रकार से नीतीश कुमार मोकामा और गोपालगंज में नहीं गए, वो चाहते तेजस्वी यादव तो नहीं जा सकते थे प्रचार करने, लेकिन तेजस्वी यादव ने संयुक्त रैली के अलावा 3 बार रैली उन्होंने खुद किया। तो जो कंफर्ट जोन में जो अंडरस्टैंडिंग तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की है, मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव किसी हड़बड़ी में है। और तेजस्वी यादव जानते हैं कि नीतीश कुमार के साथ यदि छेड़छाड़ किया गया तो नीतीश कुमार वह नेता है कब यू टर्न ले राजनीति में, ये कहा नहीं जा सकता है। तो जहां तक मैं समझता हूं बिहार को, जहां तक मैंने समझा है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की राजनीति को, अभी बिहार में कोई चेंजिंग नहीं होने जा रही है। हो सकता है कि ब्यूरोक्रेट्स में या जो फंक्शनिंग है जिसमें तेजस्वी यादव को तरजीह नहीं दी जाए। मैं आपको ये भी बता दूं, तेजस्वी यादव अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है, जो उन्होंने जो लिस्ट भेजा था IAS का, उसमें भी 2 बार नीतीश कुमार उसको लौटा चुके हैं। तो उसमें हो सकता है कि लालू यादव के आने के बाद या कुछ उसमें जो आप जो कह रही हैं मकर संक्रांति का जो कह रही है, मुझे लगता है कि उसके बाद जब लालू यादव आए, नीतीश कुमार से मुलाकात होगी तो फंक्शनिंग को लेकर कुछ उस पर चर्चा हो सकता है। कुछ क्या कहते हैं आपको ब्यूरोक्रेसी में या मंत्रिमंडल में एड ऑन या उसमें चेंज हो सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार बिहार के राजनीति में महागठबंधन के चेहरा बने रहेंगे। अभी कोई मुझे नहीं लगता है कोई वैकेंसी है मुख्यमंत्री पद के लिए। चलिए, हमारे साथ चंदन जी भी जुड़े हुए हैं, बने हुए। चंदन जी, अगर नीतीश कुमार की बातचीत की जाए तो क्या लग रहा है, अभी नीतीश कुमार की पकड़ जो है महागठबंधन में मजबूत है, या धीरे धीरे नीतीश कुमार के हाथ से महागठबंधन फिसलेगा और तेजस्वी जो है बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे? आपको क्या कुछ लग रहा है? क्योंकि सिंगापुर से लालू प्रसाद आएंगे, उसके बाद बहुत कुछ हो सकता है। देखा जाए तो नीतीश कुमार की सियासत ही लालू विरोध की रही है, और साथ ही उन्होंने लालू प्रसाद यादव को 2 बार धोखा दिया, एक बार 2017 में और एक बार 1994-95 में कुर्मी आंदोलन के बाद। क्या लग रहा है चंदन जी, आप बताइए। नहीं, सुकन्या जी, ऋषि जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी अनमेच्योर है जिस तरीके से देखने को मिल रहा है। देखिए, मछली बिना पानी के नहीं रह सकती है, और नीतीश कुमार जी का जो अभी राजनीतिक इतिहास रहा है कि सत्ता के लिए ये बराबर पलटी मारते रहते हैं। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी तो बहुत विरोध के बावजूद नीतीश कुमार जी के पास सरेंडर कर दिए उप मुख्यमंत्री के लिए। लालू प्रसाद यादव जी तो चाह रहे थे कि आप बहुत बढ़िया बिहार में राजनीति कर रहे हैं, आप मुख्यमंत्री के दावेदार बनिए। इनके सबसे भरोसेमंद जगदानंद सिंह का कहा जाता है, वो भी इसी के पक्षधर थे। तो इनके पार्टी में अधिकांश नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री के पद पे देखना चाहते थे, और नीतीश जी के विरोध में जिस तरीके से ये खड़े थे,
लेकिन ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ये डिसीजन था नीतीश कुमार के लेफ्टिनेंट बनने का, तो अभी बहुत जल्दबाजी होगी। तेजस्वी प्रसाद यादव जी अभी नजदीक समय में तो मुख्यमंत्री के दावेदार भी नहीं लगते हैं। नीतीश कुमार जी ने स्वयं कह दिया है कि 25 में इनके नेतृत्व में चुनाव होगा। जो तेजस्वी प्रसाद यादव पलटू राम का एक नाम दिए, मुख्यमंत्री जी के अब नाम के आगे पलटू राम चाचा लगता है, इन्हीं का दिया हुआ है। फिलहाल अभी कोई भी इस तरीके का एडवेंचर तेजस्वी प्रसाद यादव जी करने का प्रयास भी नहीं करेंगे, क्योंकि गठबंधन के चेहरा मानिए अथवा नहीं मानिए नीतीश कुमार जी हैं, और नीतीश कुमार अपने आप को चाबी समझते हैं कि मैं चाबी हूं और ताला खुद ब खुद मेरे पास चल के आएगा, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो या महागठबंधन का हो। तो नीतीश कुमार का ऑप्शन अभी फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल के पास भी नहीं है, यह स्पष्ट दिख रहा है। चलिए, अमिताभ जी हमारे साथ बने हुए। अमिताभ जी, पैनल की अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से नीतीश की तरफ इंक्लाइंड है और सभी कह रहे हैं कि फिलहाल नीतीश कुमार कंफर्टेबली अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे, लेकिन आप जब से तख्ता पलट हुआ है तब से इस मुद्दे पर रिजिड है कि इस बार नीतीश नहीं, बाकी जो उनके सहयोगी है वो पलटी मारेंगे। नीतीश पलटी मारना चाहेंगे भी तो ना बीजेपी एक्सेप्ट करेगी, ना आरजेडी उनको पलटी मारने का मौका देगी। क्या कुछ लग रहा है अपने डिफेंस में आप क्या कुछ और जोड़ेंगे? सुकन्या जी, मामला डिफेंस का नहीं है। मामला ये है कि देखिए, मैं कोई ज्योतिष विज्ञान का ज्ञानी नहीं हूँ, और दूसरा मैं नीतीश कुमार का खासम खास भी नहीं हूँ कि वो मुझे बताते हैं कि मैं कब छोड़ूंगा या रहूंगा, या मैं लिख के नहीं दे सकता हूँ कि मैं नीतीश कुमार रहेंगे। मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि धोखा उनके साथ होगा या नहीं होगा। हाँ, पर एक बात जरूर है, जो सियासत की समझ है, जो हमने सियासत देखा समझा है, और जो परिस्थितियां इंगित कर रही, उस सबको जब हम जोड़ के देखते हैं, इस बार कोई धोखे जैसी बात नहीं होगी। सुकन्या जी, आप बिहार समझती होंगी, जानती होंगी, बिहार में एक शब्द है भात काटना। जब सब लोग मिल करके किसी एक का भात काट लेते हैं, तो सियासी भत कटौवल इस बार बिहार में होगा। सारे विपक्ष और पक्ष के दल जो है वो सब मिलके अब अपने भीतर ये मनस्थिति बना चुके हैं कि नीतीश कुमार इधर रहे कि उधर रहे, ये जहर के समान है। और ऐसे जहर हैं, धीमे जहर, कि जहां जाएंगे, जिसके साथ जाएंगे उसका नाश कर देंगे। तो ये बरगद उखड़ जाए, बिहार की जनता ने इस बरगद को उखाड़ दिया है, बावजूद इसके दूसरे की जड़ से पानी लेकर के, खाद लेकर के जमे हुए हैं। तो इस बार सबने मिलकर तय किया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। और दूसरी बात है कि ये तेजस्वी यादव की राजनीति के लिए जरूरी है सुकन्या जी, खास तौर पर हाल का जो बिहार का शराबबंदी का मामला है, जिसमें जहरीली शराब की वजह से इतनी बड़ी मौत हुई है, और उस पर जितना असंवेदनशील बयान मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने सदन के भीतर दिया है, उसके बाद बिहार में तमाम दलों के भीतर हमने देखा है, और बिहार के आम लोगों में ये चर्चा बहुत तेज हो गई है कि नीतीश कुमार कर क्या रहे, और नीतीश कुमार की सियासत से हासिल क्या होने जा रहा है। तो नीतीश कुमार की सियासत से नीतीश कुमार तो खुद ही अपनी मिट्टी पलित कर चुके हैं, और एक के बाद वो एक साबित होता जा रहा है। अब बचा हुआ किसके पास है? तेजस्वी के पास उनकी पूरी जमीन बची हुई है, और इस वक्त अगर वो नहीं संभलेंगे तो जो एक विपक्ष के चेहरे के तौर पर उभर के आए थे, बिहार में नंबर 1 पार्टी वो बने थे 2020 की विधानसभा में, तो वो पूरी परिस्थिति सुकन्या जी बदलने में वक्त नहीं लगेगा। क्योंकि आप बीपीएससी का भी मामला देख लीजिए, केवल शराबबंदी का ही मामला नहीं है, एक के बाद एक कई मामले हैं जिसमें शासन की विफलता, भ्रष्टाचार वो सामने आ रहा है, और उस सब का असर सरकार की सेहत पर है। इस सरकार में बड़ा श्रेय किसका है? इस सरकार में बड़ा श्रेय तेजस्वी यादव और उनकी आरजेडी का है। नीतीश कुमार को अगर तेजस्वी बर्दाश्त कर रहे हैं तो हो सकता है लालू यादव की बातचीत की वजह से बर्दाश्त कर रहे होंगे, लेकिन लालू जी भी इस चीज को बहुत बेहतर समझते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि यह बहुत हद तक संभव है कि 2025 की लाइन नीतीश कुमार ने तय की है तेजस्वी के लिए, लेकिन लालू यादव संभव है 2023 की लाइन तय कर दें नीतीश कुमार के लिए, या हो सकता है बिना तय किए हुए ही अचानक से चीजें बिगड़ जाए। और मैं ये मानता हूं कि प्रकृति न्याय करती है। नीतीश कुमार जॉर्ज फर्नांडिस की अवस्था भोग के जाएंगे, ये मेरा पूरा भरोसा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार उस तरफ बढ़ गए हैं। जिस तरीके से जीवन के अंतिम वर्ष में जॉर्ज फर्नांडिस को सियासी प्रताड़ना झेलना पड़ा था, अपनों के भीतर घात को झेलना पड़ा था, अपने ही दल से वो बेचारे बाहर हो गए थे, तो वो सारी परिस्थिति नीतीश कुमार के साथ दोहराई जाएगी। ये प्रकृति का न्याय होगा, ऐसा मैं मानता हूं।
और इसीलिए मैं मानता हूं कि तेजस्वी यादव अपनी राजनीति को बचाए बनाए रखने के लिए ये जरूरी कदम जरूर उठाएंगे। और इसीलिए जो चर्चा है कि 2023 में परिवर्तन हो सकता है, मैं उस चर्चा से इत्तेफाक रखता हूं कि 2023 में परिवर्तन हो सकता है, 24 तक भी इंतजार नहीं होगा, ऐसा मैं मानता हूं। बिल्कुल अमिताभ जी, जॉर्ज फर्नांडिस अपने नाम लिया। एक और एग्जाम्पल है शरद यादव, वो भी बड़े बेआबरू होकर जेडीयू के कुनबे से निकले थे। जेडीयू के छोटे बड़े प्रवक्ताओं ने कहना शुरू कर दिया था कि वो सठिया गए हैं, उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। बहुत बुरी स्थिति शरद यादव जी की भी हो गई थी। ऋषि मिश्रा जी से काउंटर लेंगे। ऋषि जी क्या कहना चाह रहे थे, आप बताइए। राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, और मैं एक बात से अमिताभ भाई के बात से सहमत हूँ कि नीतीश की जो पॉपुलैरिटी है वो जरूर घटी है। नीतीश कुमार जिस प्रकार से उनके कार्यकाल में जैसे बड़े बड़े डेवलपमेंट हुए हैं, उससे कहीं न कहीं उनकी पॉपुलैरिटी घटी है। इस पे नीतीश कुमार को जरूर विचार करना चाहिए। ऋषि जी आपकी आवाज ठीक से कर लीजिए, तब तक मैं राजीव जी से बातचीत करती हूँ। राजीव जी 2-3 पॉइंट है यहाँ पर देखने को। आवाज आ रही है? नहीं, बिल्कुल थोड़ी दिक्कत है। ऋषि जी आप एग्जिट होकर एंट्री करिए, तब तक मैं राजीव जी से बातचीत करती हूँ। राजीव जी, अगर पूरे मामले पर देखा जाए तो हमने देखा कि जब आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जब नॉमिनेशन करने लालू प्रसाद यादव गए थे, तो उन्होंने 2 बातें कही। उनसे पूछा गया कि तेजस्वी सीएम बनेंगे, उन्होंने कहा हाँ बनेंगे। लेकिन जब पूछा गया कि नीतीश पीएम मटेरियल है, तो उन्होंने कहा कि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। तो कहीं ना कहीं हड़बड़ी लालू प्रसाद यादव को है कि भाई तेजस्वी जो है जल्द से जल्द सीएम बन जाए। एक एंगल ये भी है कि लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक नहीं रहती है। क्या लग रहा है, दोनों पॉइंट पर आप क्या कुछ कहेंगे, जरा बताइए। और आपने भी जो डीजीपी वाली बात कही थी, उसमें भी अब बेस तो दिखाई देता है, क्या लग रहा है? मैं वही कह रहा हूँ, देखिए दोनों दल आपस में मिल तो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार तेजस्वी मिले, लेकिन दिल नहीं मिला है। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा अमिताभ भाई को मैं सुन रहा था, तो ऐसा लग रहा है कि अमिताभ भाई नीतीश कुमार की जो हिस्ट्री रही है राजनीति की, उसको थोड़ा नीतीश कुमार थोड़ा हल्के में ले रहे हैं। नीतीश कुमार से देखिए, नीतीश कुमार अभी फिलहाल कहीं नहीं, देखिए नीतीश कुमार एक बहुत मजे हुए नेता है। मैं अमिताभ भाई ये कह रहा हूँ कि जब आरजेडी के सपोर्ट से नीतीश ने सरकार बनाई, तेजस्वी यादव लालू यादव ने लाख चाहा कि तेजस्वी यादव को गृह मंत्रालय मिल जाए। मुख्यमंत्री के बाद सबसे जो ताकतवर विभाग होता है वो गृह मंत्रालय होता है, लेकिन नहीं, नीतीश कुमार ने नहीं छोड़ा गृह मंत्रालय। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो नीतीश कुमार की जो पकड़ है, वो नीतीश कुमार तभी जाएंगे जब वो खुद चाहेंगे, जब उनको लगेगा कि उनको कोई सेंट्रल में या उनको कुछ अपना सेफ दिखेगा, तभी वो छोड़ेंगे। नीतीश कुमार जब जो चाहते हैं वो चाहते हैं। अभी मैं बताऊं, कुछ दिन पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी की फाइल ट्रांसफर की फाइल गई, तेजस्वी यादव चाह रहे थे कुछ लोगों के लेने के लिए, नहीं ले पाए। वो अभी सरकार में वही हो रहा है जो नीतीश कुमार चाह रहे हैं। अब जहां तक जॉर्ज फर्नांडिस की बात है, शरद यादव की है, उन्होंने किसने किया है? शरद यादव, नीतीश कुमार ने जब जो चाहा, जिसको हटाया जिसको लाया वो। तो नीतीश कुमार को मैं इतना हल्का राजनीति नहीं मानता हूँ, और मैं ये भी मानता हूँ कि वो अभी कहीं नहीं जा रहे। हाँ, ये है कि उनकी लोकप्रियता में कमी आई है, और जिसका नुकसान कहीं ना कहीं आरजेडी को होगा। और आरजेडी ने अभी से उस पर तैयारी भी शुरू कर दी है। कुडनी में जो है अनिल साहनी ने बयान दिया कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए। मैं व्यक्तिगत तौर पर यह मानता हूं कि अनिल साहनी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग ले। कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे ऊपर से ही हो रहा है, ये कहीं ना कहीं ऊपर लेवल से हो रहा है। तो मेरा वही कहना है कि देखिए, नीतीश कुमार जब जो चाहते हैं वो करते हैं। बीजेपी के साथ थे, चीफ सेक्रेटरी नहीं चाहते थे कि सुबानी बने चीफ सेक्रेटरी। जब बीजेपी ने लाख मना किया, लाख विरोध किया, लेकिन वो बने चीफ सेक्रेटरी। अभी आरएस भट्टी बने डीजीपी। तो नीतीश कुमार जब जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। वो एक वन मैन आर्मी है, और नीतीश कुमार तभी छोड़ेंगे जब वो खुद चाहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। शुक्रिया। जी, बस एक सेकंड के लिए इंटरप्ट कर रहा हूँ जी। मेरा ये मानना है कि देखिए, राजीव जी जो है, ये दरअसल उस परिस्थिति में है जिसमें राजेश खन्ना के दौर के लोग राजेश खन्ना के स्टारडम को हमेशा याद रखते, लेकिन समय के साथ राजेश खन्ना ढल गए, फिर दूसरी पीढ़ी आई, फिर तीसरी पीढ़ी आ गई। तो जिस तरीके से सिनेमा में पीढ़ियां बदल जाती है, लेकिन स्टारडम वाले लोग हमेशा उसी में रहते हैं, फेनोमिना में कि राजेश खन्ना तो उदाहरण के साथ लेकिन वो बीत गए। राजीव भाई, मैं भी उदाहरण दे रहा हूँ, अब आप ही की बात का काउंटर कर रहा हूँ कि जिस नीतीश कुमार की बात आप कह रहे हैं, वो नीतीश कुमार 2020 में बीत गए। इसको मानने में, बिहार को समझने में थोड़ा वक्त लगा है, लेकिन 22 आते आते तो पूरी पिक्चर साफ हो गई है ना। जिस नीतीश कुमार की आप बात कह रहे हैं, वो बीजेपी का दौर था जहां आमिर सुबहानी को बनाए रखे, बीजेपी में सब शरणागत थे।
आरजेडी में तब तक लोग शरणागत थे, गठबंधन के लोग तब तक शरणागत थे जब तक सबको यह भरोसा था कि नीतीश कुमार पलटी मार के चले जाएंगे। और नीतीश कुमार के पास अब चांस नहीं है। नीतीश कुमार ने बातचीत की है, लेकिन दूसरे तरफ के लोग अब इसके लिए तैयार नहीं है। इसीलिए अब ये बात धीरे धीरे गठबंधन के लोगों को भी समझ में आ रहा है। आपने नोटिस किया होगा विधानसभा में नीतीश कुमार सीपीआई और सीपीएमएल के विधायकों को बता रहे हैं कि आपसे हमारा पुराना रिश्ता रहा, आप हमारा विरोध मत करिए, हमारा तो दोस्ती का संबंध है। ये क्यों बताने की नौबत आ गई है? गठबंधन के भीतर आप देखिए जीतन राम मांझी का स्वर उनसे अलग है, सीपीआई सीपीएमएल का स्वर अलग है, आरजेडी के अलग अलग विधायकों का स्वर अलग है। तेजस्वी यादव के न चाहने के बावजूद क्या सुधाकर सिंह हर रोज नीतीश पर हमलावर होते हैं? अगर ऐसा है तो सुधाकर सिंह आरजेडी से निष्कासित क्यों नहीं होगा? ठीक है, वो मंत्री पद से हटाए गए, लेकिन हर रोज वो हमलावर होते हैं। बावजूद इसके सुधाकर सिंह पर आरजेडी ने कोई एक्शन नहीं लिया। आरजेडी भी सियासी गुनागणित लाभ हानि को समझ रही है। नीतीश कुमार की छवि का कम होना, उनकी सियासत का कम होना एक बात है, दूसरी बात ये भी साबित होने लगी है कि नीतीश कुमार की जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है अब वो नहीं रही जो पहले थी। उनका स्टारडम बिल्कुल अपनी ढलान की तरफ है। इसीलिए मैं मानता हूं कि अब ये ऑप्शन नीतीश कुमार के पास नहीं होगा कि वो छोड़े या रहे। अब ये ऑप्शन तेजस्वी और लालू यादव के हाथ में है कि नीतीश कुमार को वो कितने दिन तक ढोए या उनको कहे कि भैया इज्जत से चले जाइए, नहीं हम आपको निकाल देंगे। क्योंकि गठबंधन के लोग भी इसमें सहमत होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ सुकन्या जी। बिल्कुल। इसके अलावा अमिताभ जी कई पॉइंट ऐसे हैं जिस पर जी राजीव जी आप काउंटर करना चाहेंगे तो 3 लाइन में कीजिए, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ अमिताभ जी से मैं एक जानना चाह रहा हूँ अमिताभ जी, मतलब मैं कोई व्यक्तिगत बहस नहीं कर रहा हूँ, बस जानना चाह रहा हूँ आपने जो कहा कि जो अभी आरएस भट्टी का डीजीपी बन के आना, ये किस बात का संकेत? आपको मालूम है आरएस भट्टी का डीजीपी बनना विधानसभा लोकसभा में कितना कष्ट देगा आरजेडी को? आरएस भट्टी का डीजीपी बनना किस बात का संकेत है? आलोक राज को बधाइयां मिल गई थी, बधाइयां स्वीकार भी कर ली थी, अचानक से आरएस भट्टी का आना, आरएस भट्टी जो है आरजेडी के जो है बिल्कुल पसंद नहीं करती आरएस भट्टी को, फिर भी नीतीश कुमार उसको ले आए। 24 में 25 में बहुत परेशानी हो सकती है। तो मैं इस बात से कैसे सहमत हूं कि जो आरजेडी जो जैसा चाह रही, आरजेडी तो नहीं चाह रही थी, फिर भी आरएस भट्टी आ गए। आरजेडी तो आलोक राज को चाह रही थी। ये मैं जानना चाह रहा था अमिताभ जी। तो भट्टी का आरजेडी ने विरोध किया है क्या? देखिए बिना आरजेडी के सहमति के ये संभव नहीं है। सहमति है, लेकिन देखिए सहमति दो टाइप की होती है। तेजस्वी नहीं, जो राजीव जी कह रहे हैं ना उसके दम है। तेजस्वी आरएस भट्टी जो है ये भी साबित करना है कि वो बिहार में कानून व्यवस्था बेहतर कर सकते हैं, लालू यादव का दौर नहीं आएगा। देखिए सहमति होना, एक दिल से सहमति होना और अंदर से सहमति होना, उसमें अंतर होता है। मैं कह रहा हूँ आरएस भट्टी का डीजीपी बनना सबसे बड़ा उदाहरण है कि अभी भी नीतीश कुमार की चल रही है, आरजेडी की नहीं चल रही है। बिल्कुल सबसे बड़ा उदाहरण है। देखिए सुकन्या जी, इसमें राजीव जी जो कह रहे हैं उसमें थोड़ा सा मुझे दम लग रहा है कि आरएस भट्टी कल जो है आप सुकन्या जी अपडेट होंगे इस तथ्य से कि आरएस भट्टी तेजस्वी यादव से अकेले में उनके आवास में मिलने गए हैं। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल जो उनका जो फंक्शनिंग रहा है, उनका जो कैरियर रहा है बिहार में आरएस भट्टी का, वो अगेंस्ट आरजेडी एक तरह से रहा है, और उनको डीजीपी बनाना तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी भी नीतीश का प्रशासन में वो पकड़ है। हाँ, चंदन जी के बात से सहमत है कि बिना आरजेडी के सहमति, एक होता है कि मौन सहमति भी होता है, ना चाहते हुए भी यदि सीएम ने किसी व्यक्ति के लिए फैसला ले लिया है तो तेजस्वी यादव और नीतीश का ये कंफर्ट जोन है कि वो विरोध नहीं करेंगे। मैं अपनी बातों पे आता हूँ कि राजनीति में राजनीति संभावनाओं का खेल होता है। यदि जेडीयू में जो विधायक हैं उनमें यदि नीतीश की लोकप्रियता कम हो गई होगी, यदि उसमें से कुछ विधायक टूटना चाह रहे होंगे और आरजेडी यदि अंडर द टेबल बिहाइंड द सीन यदि इस प्रकार का कोई काम कर रहे होंगे तो राजनीति में संभावनाओं का खेल सुकन्या जी कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का इन दिनों देखने को मिलता है, तो मुझे नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव इस प्रकार के खेल में अभी इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि जानते हैं नीतीश कुमार के बारे में कि जो उनके विधायक हैं आज भी नीतीश कुमार को देखिए। आज आप छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए सुकन्या जी, आप तो विद्वान एंकर हैं। आरसीपी सिंह का जो घटना हुआ, और आरसीपी सिंह का कितना पकड़ था कि आप समझ जाइए कि जो पिछले विधानसभा चुनाव में वो अपने हाथ से 40 से 50 टिकट खुद उन्होंने अपने लोगों को टिकट दिया,
और उसको जब पार्टी से निकाला गया तो आपने एक भी विधायकों का आपने देखा कि आरसीपी सिंह के पक्ष में बयान आया हो या ऐसा विद्रोह हुआ हो? हम लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि 10-15 विधायक तो कम से कम विरोध करेंगे ही। तो नीतीश का अभी भी देखिए, राजनीति में वो अप्रासंगिक हो जाता है वह नेता जब आप अपने विधायकों का और सांसदों का मैंडेट खो देते हैं। आपने एग्जाम्पल दिया शरद यादव का। शरद यादव बिहार में कभी लोकप्रिय नेता नहीं रहे हैं। जो व्यक्ति, एक कहावत है कि रोम पोप का मधेपुरा गोप का, वो यादव होते हुए मधेपुरा से चुनाव नहीं जीत पाए, वो पूरे बिहार के नेता कैसे हो सकते थे? और उनके पक्ष में 5-10 विधायक भी नहीं था। यही मैं पॉइंट देता हूँ सचिन पायलट के लिए। सचिन पायलट के लिए बड़े बड़े पत्रकार ज्ञान देने लगते हैं कि भाई पायलट को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना देते हैं। भले पायलट लोकप्रिय है, लेकिन विधायकों का मैंडेट देखिए तो आज भी गहलोत के साथ है। अब कोई भी पार्टी प्रेसिडेंट जो है ऐसा डिसीजन नहीं लेगा जहां विधायकों के समर्थन किसी और को होगा, मुख्यमंत्री किसी और को बना देगा। तो वही नीतीश कुमार तब तक नेता है बिहार में जब तक अपने कार्यकर्ताओं का और विधायकों का मैंडेट उनके साथ है। हाँ, 25 के चुनाव में यदि उनकी पार्टी को जनता रसातल में भेज देती है, 10-15 विधायकों में सिमट जाती है जेडीयू, तो फिर नीतीश कुमार वही होगा जो जॉर्ज के साथ हुआ या शरद पवार के साथ हुआ। और एक अपडेट आपको भी बता दूं कि बीजेपी जेडीयू के बीच बड़ा खेल चल रहा है। जेडीयू के 10 विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और मैं यदि आप कहें तो नाम भी बता दूं, सीतामढ़ी, भागलपुर, पूर्णिया, ऐसे कई सांसद हैं जो गया जो बीजेपी के रडार पे हैं और बातचीत चल रही है। आपको कुछ दिनों में ये खेल देखने को मिला, क्योंकि इसके पीछे तर्क दम भी ये है कि जो मैं 10-12 सीट बता रहा हूं, वो हो सकता है कि सीट शेयरिंग में आरजेडी को चले जाए, जो एलायंस पार्टनर है उनको चले जाए। तो वहां के जो सांसद हैं अपने कैरियर को लेकर कंफ्यूजन के स्टेटस में है और इन्हीं सांसदों पे बीजेपी जाल फेंक रही है। उसमें एक सीतामढ़ी के सांसद भी है, सुनील कुमार पिंटू है। हालांकि वो पहले बीजेपी में ही थे और सीटिंग में सीट शेयरिंग में जेडीयू में आ गए थे। तो और ये ऐसा गेम जेडीयू की तरफ से भी हो रहा है। रामकृपाल यादव, सुन रहे हैं कि रामकृपाल यादव से भी नीतीश कुमार की बातचीत चल रही है। तो हो सकता है कि कुछ दिनों में आपको बिहार में बड़ा राजनीतिक डेवलपमेंट देखने को मिले। जी सुकन्या जी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बड़ा सवाल चंदन जी आपसे ये है कि पूरे मामले पर अगर देखा जाए तो आपको क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार के साथ रहने से आरजेडी को आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या फायदा होगा? पहला मुद्दा, ऐसा क्या लेकर आएंगे टेबल पे नीतीश कुमार जिससे तेजस्वी की सीएम बनने वाली राह आसान हो जाएगी, जिस वजह से अगले 2 साल तक बिना बड़ी पार्टी होने के बाद भी आरजेडी नीतीश कुमार को झेल रही है, देख रही है और तेजस्वी को सीएम इन वेटिंग बनाए हुए? क्या लग रहा है आपको? नहीं, देखिए 2025 में अगर नीतीश कुमार जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी विधानसभा चुनाव में जाते हैं तो बहुत बड़ा एक महागठबंधन को नुकसान होगा। ये कुर्नी में भी देखे हम लोग, गोपालगंज में भी देखे, मोकामा का एक अलग केस था, वहां व्यक्ति विशेष से चुनाव लड़ रहे थे। तो नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता घट रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव तभी राजनीति में बहुत राइज कर रहे थे जब वो नीतीश कुमार के अपोजिट में थे। विधानसभा में बराबर उनपे जो उनका बयान रहता था और बहस के दौरान तेजस्वी प्रसाद यादव विपक्ष का एक सशक्त चेहरा उभर कर आ रहे थे। लेकिन साथ में वही आने के बाद किस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के अलावा भी 5-6 पार्टी, टोटल 7 पार्टी मिलकर कुर्नी में चुनाव लड़ी और इसका रिजल्ट हम लोग देखे। एक इमोशनल टच देने के बावजूद वहां पर महागठबंधन चुनाव हार गई। तो 2025 में हमको लगता है कि बहुत ज्यादा फायदा महागठबंधन को नहीं दिख रहा है। अच्छा, एक चीज नोटिस करने वाली है कि जनता दल यूनाइटेड ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी पार्टी का विलय नहीं होगा। एक हवा था राजनीतिक गलियारे में कि विलय होना है, संविधान में ये लोग चेंज कर लेंगे और यहाँ सीएम के कैंडिडेट हो जाएंगे तेजस्वी प्रसाद यादव और पीएम का चेहरा होंगे नीतीश कुमार जी। हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी का और लालू प्रसाद यादव जी का एक इंटरनल कोई बात हुआ है कि आप पीएम का फेस बनाइए। अभी तो वर्तमान में नीतीश कुमार जी को स्वीकार नहीं किया जा रहा है पीएम के फेस में। ना कांग्रेस स्वीकार कर रही है, ना ममता बनर्जी स्वीकार कर रही हैं, केसीआर भी शायद स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो पेच यहां फंसा हुआ है। इसीलिए नालंदा में अपने बयान के बावजूद नीतीश कुमार पलट गए
नालंदा में उन्होंने बयान दिया कि अब जो विकास करना है तेजस्वी प्रसाद यादव को करना है, और वही अगले दिन वो बदल गए कि 2025 में तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो है कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो यहाँ पर 2025 तक नीतीश कुमार जी अपने नेतृत्व में चाहेंगे कि उनकी जो घटती लोकप्रियता है इसको किसी भी तरीके से संभाला जाए, गुड गवर्नेंस दिया जाए। और भट्टी साहब का जो अभी आना है, हमको लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें लालू प्रसाद यादव जी की भी सहमति होगी, और बिना उनके सहमति के ये संभव नहीं है। और नीतीश कुमार जी के ही कहने पर तेजस्वी प्रसाद यादव जी से मिलने भट्टी साहब गए होंगे, कुछ पुरानी बात होगी, किए होंगे। और नीतीश कुमार जी का ऑप्शन अभी महागठबंधन में किसी के पास नहीं है, कोई एडवेंचर ये लोग करने का प्रयास नहीं करेंगे, खास करके तेजस्वी प्रसाद यादव। बिल्कुल, हमारे साथ विमल जी भी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। विमल जी, पूरे मामले पर आपको क्या कुछ लग रहा है? जनरली बिहार की सियासत में हमने देखा है कि खरमास यानी 14 जनवरी के बाद कुछ खेल होता है, इस बार लग रहा है कुछ खेल होगा। क्या तेजस्वी सीएम बनेंगे या सीएम इन वेटिंग ही बने रहेंगे और नीतीश की कुर्सी जो है आगे बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी? क्या लग रहा है? देखिए, सीएम इन वेटिंग की जहां तक बात है, तेजस्वी जो अभी बात कह रहे थे चंदन जी भी, कि खास करके जिस तरह से विपक्ष में वो इतने मजबूत चेहरा और विपक्ष का एक चेहरा बनकर के उभरे थे बिहार में, और जिस तरह से विपक्ष की राजनीति कर रहे थे, तो एक तरह से एक जो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है कि क्योंकि भाजपा में भी कोई ऐसा सशक्त, भाजपा मोदी जी के नेतृत्व में लड़ती है चुनाव, बिहार में कोई चेहरा ऐसा खुल करके नहीं आ रहा है, कोई बड़ा चेहरा जो इन लोगों को चैलेंज कर पाए। इवन सुशील मोदी जी भी उनके कहीं सामने उतना ठहर नहीं पाते थे। तो ये जो चीज है भारतीय जनता पार्टी को समझनी होगी कि कहीं ना कहीं कोई नया चेहरा, जायसवाल जी हैं चाहे जो भी हैं, कुछ नया चेहरा लेकर के भारतीय जनता पार्टी को आना होगा। क्योंकि नीतीश जी ने जो भी हो, एक जनता का एक विश्वास जैसे कहते हैं, बार बार दल बदलना, और जिस तरह से उन्होंने जो कुछ भी किया उसका वो नुकसान वो खुद ही सह रहे हैं। लेकिन जहां तक तेजस्वी जी की मुख्यमंत्री बनने की बात है, इन वेटिंग की बात है, तो इस चीज में मैंने पहले भी आपके इस चैनल पे बोला था, और आज साफ शब्दों में हम जरूर ये बात कहना चाहेंगे, हमें नहीं लगता है कि कोई नेता सब कुछ रहते हुए अपना पद छोड़ करके तेजस्वी यादव को वो गद्दी सौंप करके आगे बढ़ जाएंगे। जहां तक बात है, हमें लगता है कि 2024 की लोकसभा में अपने को एक विपक्ष का एक चेहरा बनाने की जो कोशिश है, उसमें देखिए अब 14 जनवरी के बाद से जैसे खरमास खत्म हो रहा है, तो उसमें हमें लगता है एक सामूहिक प्रयास शुरू होगा। उस प्रयास में कैसे नीतीश कुमार जी पूरी तरह सफल होते हैं, ये हम लोग को इंतजार करना होगा और देखना होगा। उसमें जो सबसे बड़ी चीज, एक चीज समझने की हम लोग को जरूरत है कि 2025 की जैसे नालंदा में उन्होंने बयान दिया कि हम लोग तेजस्वी जी करेंगे जो विकास करेंगे, तो स्पष्ट शब्दों में एक चीज जरूर कहें कि 2024 और 2025 के चुनाव के बाद ही तेजस्वी यादव की, अगर 2024 में वो विपक्ष का चेहरा बनते हैं नीतीश कुमार जी और सफलता होने लगती है, हाँ, तब जाकर के तेजस्वी यादव जी के लिए कुर्सी खाली होती है। अन्यथा 2025 तक उनको इंतजार करना होगा। और ये बिल्कुल सत्य बात है कि 2025 में इसीलिए जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन जो है वो कायम रहेगा, और ये लोग संयुक्त रूप से चुनाव लड़ेंगे महागठबंधन का। और उसमें एक चीज और भी स्पष्ट है, खास करके जो हमें समझ में आ रही है जेडीयू को लेकर के, कि देखिए जो बहुत हल्लाबाजी हो रही थी, बयानबाजी हो रही थी, कयास लगाए जा रहे थे, राजनीति में कयास का दौर हर दिन लगता है, कयासों का नया दौर होता है कि जेडीयू का विलय हो जाएगा। पहले से ही हम लोग को जो लोग की बॉडी लैंग्वेज थी और जो खास कार्यकर्ताओं में इन लोगों ने देखा 3 उपचुनाव में, विलय का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि विलय होने का मतलब है कि नीतीश जी अपने आप को काफी कमजोर महसूस करने लगेंगे, और नेता अपनी जमीन को और अपनी वजूद को जब तक उसमें थोड़ी दम होती है और जनता से संवाद स्थापित रखने की क्षमता होती है, वो अपनी चीजों को बहुत जल्दी उसको लिक्विडिफाई नहीं करता, बहुत सरल नहीं बनाता, बहुत उसको आराम से छोड़ता नहीं है। तो एक चीज जान लीजिए, हम बिना किसी का नाम लिए एक चीज जरूर स्पष्ट शब्दों में कहेंगे कि अभी कोई तेजस्वी यादव की कोई ताजपोशी नहीं होने जा रही है, इसके लिए उन्हें इंतजार करना होगा। और सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ी बात आपने बोली कि 14 जनवरी के बाद, खरमास के बाद हमेशा बिहार में राजनीति में एक नई करवट होती है, तो एक नए करवट में जरूर हम लोग को इंतजार करना चाहिए। और मुझे आभास ये है कि हो सकता है काफी गंभीर प्रयास होगा, प्रयासों की कड़ी ऐसा नहीं कि अंदर अंदर हो भी रहा है। अब ये देखना होगा किस तरह से नीतीश कुमार जी सबके सर्वमान्य एक विपक्ष के नेता बन के उभर पाते हैं कि नहीं। अगर उभरते हैं तब तो सब साथ होंगे, नहीं तो ये भी लड़ाई अभी थोड़ी कठिन है। लेकिन हमें लगता है कि जहां तक जो उत्तर प्रदेश में कुछ घटनाक्रम हुए, तो कहीं ना कहीं लालू जी और नीतीश जी लोग बैठ करके कुछ न कुछ आपस में इन लोग की रणनीति जरूर चल रही होगी। और जो विपक्ष के चेहरे की बात है, जरूर आज केसीआर है चाहे ममता जी है नहीं मान रही, लेकिन कहीं ना कहीं किसी मोड़ पे ये लोग थोड़ा मजबूर होंगे सोचने की। तो इसलिए हम अभी कोई कोई अनुमान लगाने की हम कोशिश अभी नहीं करते, खास करके 14 जनवरी के बाद जब कुछ घटनाक्रम होंगे तो इन लोग के देख करके, इन लोग की परिस्थितियों को और स्थितियों को देख करके ही
एक करेक्ट और एक सही अंदाजा लगाया जा सकता है, और अभी हमें इंतजार करना होगा। लेकिन ये जरूर है कि तेजस्वी यादव जी का अभी कोई ताजपोशी अभी फिलहाल आने वाले समय में होते हुए बिल्कुल भी नहीं दिख रही है मुझे। जी बिल्कुल, अमिताभ जी भी हमारे साथ बने हुए। अमिताभ जी, अगर पूरे मामले पर हम देखें तो आपने जैसा कि जिक्र किया कि नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर जो है 2015 और 10 की तुलना में हम कहेंगे कि आधी नहीं आधी से ज्यादा कम हो गई है। यहाँ पर वोट बैंक दरक रहा है और इसके अलावा भी कई सवाल हैं। यहाँ पर जो पैनल में लोग बैठे, जितने भी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सब ये कह रहे हैं कि नीतीश जो है अब पीएम पद के दावेदार बनेंगे, विपक्ष का चेहरा बनेंगे। तो विपक्ष के चेहरे के सवाल को तो सबसे पहले कांग्रेस नकार देगी। इसके अलावा अगर हम महागठबंधन की ताजा सियासत पर गौर करें तो नीतीश कुमार महागठबंधन में अलग थलग है। चाहे शराबबंदी का मुद्दा हो, जहरीली शराब से मौत के बाद मुआवजे का मुद्दा हो, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन में नीतीश कुमार की हैसियत जो है वो डामाडोल है, 2015-10 वाली भी नहीं है। और ऐसे में देश में विपक्ष का चेहरा बनना भी नीतीश के लिए अभी फिलहाल मुझे तो दूर की कौरी दिखाई देती है। ऐसे में क्या कुछ और आपको लग रहा है कि तेजस्वी की ताजा संभावनाएं क्या है? क्योंकि बड़ा सवाल है कि आखिर आरजेडी भी कब तक इंतजार करे कि भाई नीतीश कुमार ही कोई बड़ा खेल करे। कभी आरजेडी भी तो पुरानी खिलाड़ी रही है, लालू यादव भी तो सियासत के पुराने योद्धा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? देखिए सुकन्या जी, लालू जी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स और तेजस्वी यादव की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, उसके भीतर कुछ अंतर है। और वो अंतर तेजस्वी इसलिए भी रखना चाहते हैं कि वो बिहार की जनता को ये भरोसा दिला सके कि उनका जो नेतृत्व होगा वो लालू यादव के नेतृत्व से अलग होगा। इसीलिए जो बात अभी राजीव जी कह रहे थे, चंदन जी ने भी इसको ठीक कहा कि भट्टी जी की जो नियुक्ति हुई है डीजीपी के लिए, वैसा नहीं कि नीतीश कुमार की केवल मर्जी से हो गया है। उसमें निश्चित तौर पर तेजस्वी की भी मर्जी है, और इसके जरिए भी एक मैसेज देने की कोशिश है कि तेजस्वी बिहार में वैसी सरकार चलाएंगे जैसी लालू यादव ने कभी नहीं चलाई। तो वो इस छवि को कैरी करेंगे आगे भी। रही बात नीतीश कुमार की, 2020 में नीतीश कुमार के पराभव की शुरुआत हुई। कुरहन्नी 2022 में नीतीश कुमार के पराभव पर एक बड़ी मुहर रही, उसके पीछे भी मुहर लगती रही। और शराब का जो देखिए, जब वो सब आते हैं आरजेडी के साथ, उसके बाद दो बड़ी घटना है, कुरहन्नी का चुनाव परिणाम और जहरीली शराब से छपरा में मौत, और उस पर मुख्यमंत्री की असंवेदनशीलता, और उसको लेकर बिहार भर में चर्चा, बिहार से बाहर भी चर्चा। तो इन सबको अगर आप जोड़ के देखेंगे तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार एक्सपोज हो गए हैं। बिहार की पॉलिटिक्स में जो एक धारणा थी कि जिधर नीतीश सरकार उसकी, वो धारणा अब समाप्त की दिशा में चली गई है। अब लोग ये मानने लगे कि ऐसा नहीं है। रही बात जेडीयू के टूट की, जेडीयू का टूट तो निश्चित होगा। नीतीश कुमार चाहेंगे कि जेडीयू का विलय हो जाए, और इसीलिए चाहेंगे कि उनकी दशा जॉर्ज फर्नांडिस शरद यादव जैसी नहीं हो, जो उन्होंने किया था वो उनके साथ ना हो। तो वो तो विलय चाहेंगे ही चाहेंगे अपने जीवन काल में। लेकिन उनकी पार्टी में टूट को मैं इसलिए स्वीकार करता हूं क्योंकि आप देखिए, जैसे ही उन्होंने ये कहा कि अब तेजस्वी ही सब कुछ संभालेंगे, जदयू के बड़े पदाधिकारियों ने फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया पर लिखा कि मुख्यमंत्री जी बहुत कंफ्यूजन है। तो ये बहुत कंफ्यूजन क्यों है? आप जेडीयू के विधायक से बात कर लीजिए, सांसद से बात कर लीजिए, उनके प्रदेश के नेताओं से बात करिए, सब लोग इस बात को लेकर मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री को ये नहीं कहना चाहिए था कि तेजस्वी ही आगे लीडर। उनकी पार्टी के भीतर कंफ्यूजन है, कुल मिला के ये मामला है। तो आज वो कल हो, पार्टी में टूट होगी। एक बात और भी है कि जब पार्टी में टूट होगी सुकन्या जी, तो 10-12 विधायकों का नहीं होगा, क्योंकि जब टूट होगा तो बड़ी संख्या में होगी, 1/4 कम से कम चाहिए होगा, तभी नहीं तो सबकी सदस्यता चली जाएगी। तो इसलिए बड़े लेवल की टूट होगी। अंतिम बात यह है कि नीतीश कुमार की सियासत समाप्त हो गई है, उनके पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं। तेजस्वी यादव के पास पाने के लिए बहुत कुछ बचा है। 2020 में बिहार की जनता ने उनको पहले नंबर की पार्टी बनाई। कुल मिला के कहे तो वो संभावनाओं के नेता बन के उभरे थे। नीतीश की छाया और काया में समाहित होकर के उन्होंने अपनी छवि को कमतर किया है, क्योंकि नीतीश कुमार की विफलताओं का अंश जो है उनकी सरकार के दामन पर है, और वो उनके दामन पर भी पड़ेगा। तो जितनी जल्दी हो जाए, टायर्ड और रिटायर्ड लीडरशिप से बिहार मुक्त हो जाए, और जिसके पास जत्था है, जिसके पास पूंजी है, जिसकी सियासत है, जिसकी विरासत है, वही नेतृत्व करे, मतलब तेजस्वी नेतृत्व करे। क्योंकि तेजस्वी की पीढ़ी के लोग अब वोटर हैं। नीतीश कुमार की पीढ़ी जो थी वो सियासत में भी बदली है, वोटर में भी वो पीढ़ी बदल गई है। उनका करिश्मा भी समाप्त हुआ, उनकी विफलताओं का श्रृंखला बढ़ने लगा है। तो इस सब परिस्थिति में तेजस्वी यादव को ये लीडरशिप लेना ही पड़ेगा। अब ये नीतीश कुमार सहमति से देते हैं या तेजस्वी उसको जबरदस्ती लेते हैं, वो देखने वाली बात होगी। और मैं ये मानता हूं कि 2024 के पहले
सुकन्या जी बिहार में परिवर्तन होगा। तेजस्वी नेता बनेंगे नहीं बनेंगे एक बात है, लेकिन नीतीश कुमार सीएम नहीं रह पाएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है इस बात को लेकर। बिल्कुल, चंदन जी भी हमारे साथ बने हुए। चंदन जी, जी आपको क्या कुछ लग रहा है कि 2024 से पहले बड़ा खेल होगा या नहीं, या अभी तेजस्वी को इंतजार करना होगा? जरा बताइए। नहीं, सही कह रहे हैं, 2024 से पहले भी हो सकता है, लेकिन ये होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तेजस्वी प्रसाद यादव नीतीश कुमार जी के छत्र छाया में रह के मुख्यमंत्री जी का सारा जो है विद्या को सीख रहे हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि अब इनके नेतृत्व में 2025 में जाए, लेकिन 24 में अगर कुछ एडवेंचर करेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि राजनीति में अगर किसी की पार्टी को अगर आप तोड़ते हैं तो ये बहुत देर तक ये सब बात छिप के रहता नहीं है, धरातल पे वो आ जाता है। और मुख्यमंत्री देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जब जनता दल यूनाइटेड थी, उस समय बराबर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व परिवर्तन का प्रयास कर रही थी। राजनीतिक गलियारे में ये खबर थी कि नित्यानंद राय की इच्छा थी कि किसी भी तरीके से नीतीश कुमार जी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, इनको अवसर दे। और नीतीश कुमार जी अब इस चीज को नहीं चाह रहे थे, सत्ता परिवर्तन नहीं चाह रहे थे। अब आरजेडी के साथ भी यही स्थिति है। लालू प्रसाद यादव जी चाहते हैं कि युवा पीढ़ी को बिहार का नेतृत्व मिले, लेकिन नीतीश कुमार जी बिना सत्ता के तो रह नहीं सकते हैं। एक बार उन्होंने अपने ही पार्टी के जीतन राम मांझी जी को सत्ता देकर गलती कर चुके थे, और उसका क्या परिणाम हुआ था, किस तरीके से फिर मुख्यमंत्री बने, सब कोई जानता है। तो वर्तमान में तो ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी को देने वाले नहीं है, और कोई अगर सत्ता परिवर्तन का प्रयास अगर राष्ट्रीय जनता दल करती है तो ये छिप भी नहीं पाएगी। हाँ, पीछे से हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती हो कि राष्ट्रीय जनता दल के ही नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बन जाएं, और सीधी लड़ाई 2024 में या 25 में बीजेपी वर्सेस आरजेडी हो। नीतीश कुमार उस लड़ाई में कहीं दिखाई नहीं दे, लेकिन नीतीश कुमार जी भी राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं। राष्ट्रीय जनता दल का जो कोर वोटर है उसको कहीं ना कहीं ये टारगेट कर रहे थे, जब ये नालंदा में इन्होंने कहा कि अब तेजस्वी प्रसाद यादव जी को ही सब करना है, सब विकास करना है। तो हमको लगता है कि कुर्नी के हार के बाद वो इस वोट बैंक पे टारगेट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ नाराजगी हो। 2017 में जैसे रास्ते पर तेजस्वी प्रसाद यादव और तेज प्रताप को नीतीश कुमार जी लेते आए थे, तो कहीं ना कहीं ये समाज जो है कुछ थोड़ा सा मन में कटुता हो, तो इसको दूर करने के लिए नीतीश कुमार जी ने एक मनोवैज्ञानिक रूप से एक दाव खेला था। और कैसे किसी के वोट बैंक को हथिया लेना है, ये नीतीश कुमार जी बखूबी जानते हैं। और आने वाले समय में हमको लगता है कि 2025 तक नीतीश कुमार जी ही सत्ता में हैं, अगर कुछ तोड़फोड़ ना हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। विमल जी भी हमारे साथ बने हुए। विमल जी, फाइनल कमेंट दीजिए अपना। फाइनल कमेंट अगर इस मुद्दे पे आप पूछ रही तो इस बारे में जो मैंने पहले बोला, और अभी चंदन जी भी वही बातें कर रहे थे, तो उसमें संभावना बिल्कुल हम तो ये मानेंगे नगड़ की तरह ही, एक तरह से कहेंगे शून्य की तरह है, कि अभी कोई संभावना नहीं कि वो गद्दी सौंप दें और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो जाए। और तेजस्वी जो उनके साथ जिस तरह से काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि आपस में जैसे एक अभी बाकी चंदन जी भी कह रहे थे, एक शिष्य की तरह जैसे राजनीति के सारे गुण समझाना, एक तरह से कह लीजिए। और एक चीज और भी जो समझना होगा, बारीक एक लाइन 1 मिनट में हम समराइज कर रहे हैं, कि वोटर का ट्रांसफर होना, जैसे यादव और प्लस इनका कोर वोटर कुर्मी, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ऊपर तो आप मिलन करते हैं, नीचे मिलन हो रहा है कि नहीं। तो उसमें भी अभी ये लोग समय सारे चुनाव में देख लिया है लोगों ने, तो कहीं ना कहीं एक तरह से कोशिश ये भी है कि उनका भी ठीक से मिलन हो, जिसमें कि नीतीश जी भी काफी गंभीर हैं और तेजस्वी जी भी काफी गंभीर हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, एक जिस तरह से तेजस्वी यादव जो भी कैंडिडेट सिलेक्शन कर रहे हैं, चाहे गोपालगंज में देख लीजिए जैसे अभी डीजीपी का जो सिलेक्शन हुआ, चाहे कहीं भी देख लीजिए जिस तरह कुंडी में उन्होंने सरेंडर किया, जेडीयू सीट पे लड़ी, तो कहीं ना कहीं एक परिपक्वता का परिचय है जो जिस तरह से तेजस्वी यादव दे रहे बिहार की राजनीति में आने वाले समय में एक नई शुरुआत। क्योंकि देखिए अभी भी एक थोड़ा लालू जी के नाम का एक दहशत रहता है कोर वोटर में, बिहार में आज भी एक डर समाये रहता है। खासकर कुछ वोटर्स ऐसे होते हैं, कुछ जातियों के बहुत मौन रहते हैं, अपनी तकलीफ को अंदर सहने की क्षमता रखते हैं। दूसरा वोटर एक ऐसा होता है जो थोड़ा उग्र होता है, उसका वोट दिखे वो बोलने लगता है। तो इन सारी चीजों का जो चीज है, उस सब चीजों को देखते हुए लग रहा है कि थोड़ा समय जरूर लेंगे। और 14 जनवरी की जो बात आप बोल रही थी कि खरवास के बाद, तो जरूर एक नई राजनीति की इसलिए शुरुआत होगी जिसमें खास करके तेजस्वी यादव, नीतीश जी
और उत्तर प्रदेश से भी खास करके समाजवादी पार्टी, इन सब चीजों पे काफी गहन अध्ययन और गहन मंथन के बाद जरूर एक नई मुहिम चलाने की शुरुआत होगी। इसलिए राजनीति में ये कह देना अभी कि तेजस्वी यादव का कोई ताजपोशी होने जा रहा है, अभी फिलहाल बिल्कुल 2024 तक अभी इसकी कोई संभावना नहीं है। और दोनों लोगों को इंतजार करना होगा और हम लोग को भी इंतजार करना होगा। जी म्यूट है आप, म्यूट है राजीव जी, आपका फाइनल कमेंट इस पर। देखिए, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार लगातार सीएम रहेंगे और तेजस्वी यादव उनके साथ सपोर्ट में रहेंगे। और आप जिस तरह से देखिए, जिस तरह दोनों साथ में जाते हैं, मंच पे जाते हैं, वो कहते हैं कि चाचा भतीजा का जो देखिए बॉडी लैंग्वेज देखिए, ऐसा लगता है कि जो अपना जो खास चाचा भतीजा है वैसा ही प्यार दिखता है कि चाचा भतीजा इतना प्यार दिखता है, ऐसे बॉडी लैंग्वेज देखिए। तो मुझे नहीं लगता है कि जो हम देखते हैं ना कि खुद के जो चाचा भतीजा होते हैं कितना प्यार दिखता है, तो वही मंच पे देखिए और आपस में बात करने में। तो मुझे नहीं, हाँ, एक शर्त पे ही नीतीश कुमार सत्ता छोड़ेंगे, मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे, कि जब विपक्ष उनको पीएम का पद स्वीकार कर ले, जिसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। अरे राहुल गांधी इतना यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, क्या नीतीश कुमार को बनाने के लिए कर रहे हैं क्या? तो मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार छोड़ेंगे। ना तो उनको विपक्ष अपना फेस बनाएगा, ना वो छोड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार कंटिन्यू रहेंगे और चाचा भतीजे का प्रेम जो है अच्छा लग रहा है, मतलब कंटिन्यू रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है फिलहाल के दौर में। जी शुक्रिया। सुकन्या जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कोई भतीजा में कोई भतीजा या बेटा या दामाद ससुर नहीं हो रहा है, एग्जाम्पल है। आपके ऑडियो में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है। मैं चाह रही थी कि आपकी बात पूरी सुनूं, लेकिन आपके ऑडियो में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही थी। सुकन्या जी, एक लाइन हम बोलेंगे अब इसमें, हाँ जी। अच्छे सब्जेक्ट पे डिबेटिंग लाइन जरूर ऐड करेंगे कि देखिए, अभी ये कह देना बहुत जल्दबाजी होगा कि विपक्ष के उम्मीदवार वो नहीं बनेंगे। देखिए, नेता जो है ना, और खास करके नीतीश कुमार ऐसे ही नहीं, सारी राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद वहां प्रासंगिक रहे हैं बिहार में। और अभी देखिए 2023 जो बात कर रहे थे 15 जनवरी के बाद, अभी बहुत जल्दबाजी होगा ये कहना कि विपक्ष के वो नेता नहीं चुने जाएंगे। वो कहते हैं ना, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। तो इस तरह से देखिए, कुछ माहौल बनाने के माहिर भी हैं, तो हम लोग को इंतजार करना होगा, देखना होगा, क्योंकि बिहार ने ही हमेशा, चाहे वो जेपी आंदोलन हो चाहे कोई आंदोलन हो, बिहार ने एक नई राजनीति का हमेशा जन्म दिया है। बिहार एक अलग तरह का प्रदेश है जिसमें क्रांतिकारी टाइप के लोग आते हैं और महीन लोग आते हैं, राजनीति की बहुत गुड़ समझ रखने वाले लोग आते हैं। तो हम लोग को इंतजार करना होगा। जी सुकन्या। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अमिताभ जी भी बने हुए। अमिताभ जी, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, मेरा ये मानना है कि नीतीश कुमार एक चूके हुए तीरंदाज है और उनकी सियासत समाप्त हो गई, और चूके हुए तीरंदाज को इतिहास भी याद नहीं रखता है, वर्तमान तो भूल ही जाइए। तो इसीलिए मुंगेरी लाल सपना देखते रहे, लेकिन विपक्ष के सर्वमान्य नेता देश में बनना तो दूर की बात है, पहले राज्य में सर्वमान्य नेता बनते रहे नीतीश कुमार। ठीक है, इस समय तेजस्वी की जोर से उनकी सरकार चल रही, लेकिन अभी भी विपक्ष के सर्वमान्य नेता के तौर पर दिखते नहीं है। विधानसभा में उनके सहयोगी दल के लोग उनका विरोध करते हैं। शराब नीति पर उनके दल के भीतर भी लोग उनके खिलाफ बोलते हैं। आप देख लीजिए कितने स्टिंग ऑपरेशन बिहार में निकल के आए हैं। तो नीतीश कुमार की छवि थी। नीतीश कुमार कभी राजेश खन्ना हुआ करते थे बिहार की सियासत के, लेकिन आज के समय जिनको फिल्में मिल तो नहीं रही है, तो कुछ भी सीक्रेट डिग्रेड जो करना हो, सीक्रेट डिग्रेड की पॉलिटिक्स वो करे, लेकिन अब वो समाप्त हो गए हैं। और 2025 में चूंकि पीएम चुना जाना है, तो 23 में चर्चा बहुत स्वाभाविक है। अभी सुकन्या जी, सबने देखा, पूरे देश ने देखा, पटना में केसीआर गए थे, पूछा गया उनसे कि नीतीश कुमार विपक्ष का चेहरा होंगे। मन रखने के लिए भी केसीआर ने नहीं कहा कि हाँ नीतीश जी के नाम पर विचार होगा। विचार तक करने के लिए केसीआर जैसे लोग तैयार नहीं है। अखिलेश यादव बगल में, पूछ लीजिए उनसे, नीतीश कुमार नेता होंगे क्या? अखिलेश भी मानने के लिए तैयार है। उनकी पार्टी के जो छोटे राजभर हैं, वो भी कहते हैं कि नीतीश कुमार को कौन जानता है। वोट के मामले में जहां तक मामला, एक बात हो रही थी कि वोटर का ट्रांसफर होना, ये बात सही है कि आरजेडी के वोटर ट्रांसफर हुए। आरजेडी के वोटर ने कुरहनी में भी वोट किया जेडीयू कैंडिडेट को, लेकिन जेडीयू में कमाल की बात है कि जो उनके वोट बैंक, जाति पिछड़ा वर्ग के जो लोग थे, उन्होंने मोकामा में भी बीजेपी को वोट किया। कुरहनी और गोपालगंज में तो खुद नीतीश कुमार के समाज के लोगों ने बीजेपी को वोट कर दिया। तो उनकी जो वोट कलेक्शन कराने की कैपेसिटी तो दूर की बात है, उनके जो वोटर की कैपेसिटी थी ना, वो भी समाप्त हो गई है, और एक के बाद एक मुहर लगती जा रही है। तो इसलिए मुझे लगता है सुकन्या जी, जिनकी पूंजी घर में नहीं बची, उनकी पूंजी देश में काम करेगी क्या? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। और आखिरी में यही कहूंगा
कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और इसमें तेजस्वी को अपनी सियासत बचाए रखने के लिए, आरजेडी को अपनी सियासत बचाए रखने के लिए नीतीश कुमार का एंटी डोज समय रहते लेना ही पड़ेगा। नहीं तो नीतीश कुमार जो डोज इस समय ले रहे हैं सियासत में और दे रहे हैं, उसका नुकसान, उसका साइड इफेक्ट तेजस्वी और आरजेडी की सेहत पर भी हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे सभी गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी जुड़े, राजीव जी जुड़े और साथ ही ऋषि मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े, और इसके अलावा विमल जी और चंदन जी भी हमारे साथ जुड़े थे। बड़ा सवाल पूरे मामले पर यह है कि नीतीश कुमार जो है, अगर उनको पीएम पद की दावेदारी मिलती है तो शायद वो कुर्सी छोड़ दें। इसके अलावा फिलहाल 2025 तक संभावना नहीं दिखती, जिसके बाद एक मुहावरा याद आता है कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। कुल मिलाकर दिखाई ये दे रहा है कि विपक्ष फिलहाल नीतीश कुमार को पीएम पद का या विपक्ष का चेहरा मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस मान नहीं रही है, आम आदमी पार्टी मान नहीं रही है, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कुछ खास रिएक्शन है नहीं। और इसके अलावा जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, उन्होंने बिहार में आकर क्या कुछ कहा, उसका भी जिक्र अमिताभ जी ने अपनी बातचीत में रखी। तो अब देखना होगा कि क्या लालू के आने के बाद बिहार की सियासत में कोई खेल होता है। क्या लालू जब सिंगापुर से इलाज करवाकर बिहार आने के बाद बिहार की सियासत में सक्रिय होंगे नए किडनी के साथ, नए जोश के साथ, नए जज्बे के साथ, तो फिर क्या लालू प्रसाद यादव 1994 से लेकर 2017 वाला बदला नीतीश कुमार से लेंगे या नहीं, इस पर नजरें हमारी टिकी हुई है। बिहार की खबरों के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए बिहार।